5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वेलकम बैक टू चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और आज बात हो रही है शहरीकरण की। अब हम अपने पॉइंट्स नंबर 6, 7 और 8 को देखेंगे, और ये तीनों जो पॉइंट्स हैं रिलेटेड हैं कि किस तरह से लैंड की सप्लाई को बढ़ाया जा सके, किस तरह से ज्यादा लैंड अवेलेबल हो शहरीकरण के लिए। हमारे 3 पॉइंट हैं प्रधानमंत्री के लिए। पॉइंट नंबर 6 है कि जो स्लम्स हैं उनको रीडेवेलप किया जाए लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए। पॉइंट नंबर 7 है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं या रेलवेज है या आर्मी है जिनके पास बहुत सरप्लस लैंड है, तो वो लैंड अवेलेबल किया जाए शहरीकरण के लिए। उनसे कहा जाए कि वो अपना लैंड एक लैंड कॉरपोरेशन में डालें और फिर सरकार उस लैंड से शहरीकरण को डेवलप करे। और तीसरा हमारा पॉइंट है कि जो कन्वर्जन ऑफ लैंड है एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल, जो कि अर्बन एरियाज के साथ जुड़ा हुआ है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज के साथ जुड़ा हुआ है, उसका जो कन्वर्जन है ऑटोमेटिक होना चाहिए। उसमें कोई प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे काफी करप्शन होती है अगर प्रायर अप्रूवल होता है। ये 3 हमारे पॉइंट है। और मैं जेरी राव के पास जाऊंगा मुंबई में, जो काफी काम करते हैं इस क्षेत्र में। तो जेरी, आप बताएं, रीडेवेलप स्लम्स फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स का सरप्लस लैंड। थैंक यू। मैं पहले दूसरे पॉइंट से शुरू करूंगा। गवर्नमेंट लैंड जो है काफी है, रेलवेज का, पोर्ट ट्रस्ट का, आर्मी का, और गवर्नमेंट के खुद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर हम एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस ले आए जहां कोई करप्शन न हो और क्लियर खुल्लम खुला हो, तो ये बहुत ही बढ़िया मेजर है टू इंक्रीज सप्लाई को इंक्रीज करें और लैंड के भाव और प्राइसेस को कम करें। उससे ऑटोमेटिकली बहुत चीज हो जाएंगे। दूसरा ही जो है ये कन्वर्जन, मैं क्या आपको ऐसे कहूं, MMRDA एरिया या BMRDA एरिया में जहां मास्टर प्लान में हो कि ये रेजिडेंशियल है, फिर भी उसको कन्वर्जन फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू रेजिडेंशियल के लिए 2 साल लग जाते हैं। कलेक्टर ऑफिस जाने पड़ते हैं, तहसीलदार ऑफिस जाने पड़ते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, और इसको ऑटोमेटिक हम करें तो ऑटोमेटिकली शहर के जो पेरिफेरी में है बहुत लैंड सप्लाई में आ जाएगा। मेरा ये सलाह है अगले प्राइम मिनिस्टर को कि तीसरा चीज जो है रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, वो बाद में करें, पहले अर्बन लैंड के प्राइस को नीचे ले, क्योंकि ये स्लम डेवलपमेंट जो है बहुत ही कठिन चीज है, और उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट, स्लम ड्वेलर्स के इंटरेस्ट और माफिया के इंटरेस्ट बहुत ही, चांसेस ऑफ स्कैंडल बहुत ज्यादा है, चांसेस ऑफ ओपेसिटी और मिसयूज। पहले लैंड प्राइस को नीचे ले आए,
उसके बाद स्लम डेवलपमेंट। चलिए स्लम डेवलपमेंट पे थोड़ा और बाद में विस्तार में चर्चा करेंगे। पॉइंट्स 7 और 8 जो कि हैं रियली शैलजा जी आपसे बात करूंगा। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, जैसे हमने कहा कि अगर आप बड़ी लैंड कॉर्पोरेशन में डाल दीजिए, रेलवेज भी डाल दें, सब लोग डाल दें, और जैसे जैसे लैंड मोनेटाइज होता जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशंस को उनका पैसा वापस मिलता जाएगा। क्या ये फीजिबल है, करा जा सकता? नहीं तो हमने देखा है कि सरकार में टफ वॉर्स होती रहती हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री अपना लैंड रेलवेज को नहीं देगा, रेलवेज अपना लैंड डिफेंस को नहीं देगा। जितने साल मैंने सरकार में काम किया है मुझे मालूम है कि कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट एक कमरा तक नहीं देता है, आप छोड़िए लैंड को देने का। तो इसके लिए बहुत हाई लेवल एक जैसे डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी, ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ योर लैंड पॉलिसी की बहुत जरूरत है। दूसरा जो आपने पॉइंट उठाया था कि ये जो एग्रीकल्चर को जल्दी ऑटोमेटिकली होना चाहिए, ऑटोमेटिक तो साउंड के लिए तो ठीक है, पर दूसरा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ना बने, क्योंकि वहां की भी प्लानिंग की जरूरत है। जब तक सीवेज वाटर ये सब प्लान्ड नहीं, उसके लिए इस वक्त आप ये आउटर दिल्ली का क्षेत्र देखिए, वहां म्युनिसिपल लॉ नहीं चलता है, तो वहां तो आउटर दिल्ली में आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पे कोई लॉज नहीं है अभी इस वक्त। अर्बन विलेजेस में भी अलग लॉज है, तो इसीलिए लॉ को लाना जरूरत है लेजिटिमेसी देने के लिए। उसमें बहुत कदम ये लेने पड़ेंगे कि अगर आप 50 दिन में करें तो आपको नेक्स्ट अप्रूवल जल्दी से जल्दी प्रोसेस होगी। कोई इंसेंटिवाइज करने पड़ेगा ताकि मंत्री को भी, ऑफिसर को भी कोई उसमें मोटिवेशन हो। मोहनदास पाई को मैं लाना चाहूंगा यहाँ पे। रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स का पॉइंट पे हमने थोड़ा चर्चा कम करी, आप बताएं। रीडेवलपमेंट स्लम तो सिटी में चाहिए, मैं समझता हूं कि ये कर सकते हैं। हमने देखा है कि बेंगलुरु में या तो बॉम्बे में या तो चेन्नई में रीडेवलपमेंट हुआ है। चेन्नई में बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि सरकार ने ही जो स्लम डेवलपर्स है वही उसी जगह पर उनको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर डाल के दिया है, और हम देख सकते हैं कि चेन्नई के अंदर ही हो सकता है। बॉम्बे में भी हुआ है, लेकिन जरी साहब बोलते हैं कि कुछ मुश्किल है। मैं समझता हूं कि स्लम रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा विषय है और करना पड़ेगा, और जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको इस स्लम रीडेवलपमेंट के लिए एक इंसेंटिव देके, JRUM जैसे एक इंसेंटिव देके फंडिंग देना है तो हो जाएगा। और इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस भी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि फंडिंग एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस अगर वो डालेंगे तो हो जाएगा। जग्गी, एक पब्लिक सेक्टर लैंड में एक न्यू होप आया है। रिसेंटली आप जानते हैं कि मुंबई में NTC मिल में एक अंबेडकर मेमोरियल बनने वाला है ये, लेकिन ये लैंड एसेंशियली माने पब्लिक सेक्टर से कॉन्फिस्केट किया गया है, लेकिन NTC को कोई नुकसान नहीं पहुंच रही है क्योंकि उनको एक नॉन मॉनेटरी कॉम्पनसेशन ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स मिल रहा है। इसलिए अगर अर्बन लैंड जो पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में है, मिनिस्ट्रियों को अगर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स कॉम्पेंसेशन दें तो ना पैसा जाता है ना कुछ, उनको एक्चुअली वो सेल करके वो अपना रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए अगर आप करना चाहिए, NTC का जो एग्जाम्पल है, अगर और अर्बन लैंड में आप वही करेंगे कि आप कॉन्फिस्केट कर लीजिए लैंड कॉर्पोरेशन में और इन्हें TDR दे दीजिए। जी हाँ, NTC ने तो वैसे भी मुंबई में बहुत अपनी जो पुरानी मिल्स बंद हो गई हैं उनको बेचा और उनपे अब बिल्कुल वहां पे तो पैसा मिला है, बट यहाँ पे तो उनको सिर्फ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स मिला है। धीरज, राघव, प्रधानमंत्री के पास 2 एडवांटेज हैं। एक, उनके मंत्री के आगे प्रधान है, तो अगर दूसरे मंत्री ना माने, शिपिंग मंत्री, रक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री, तो उनको अपना प्रधानी दिखानी पड़ेगी। तो दूसरा है कि केंद्र सरकार के पास पैसा बहुत है, तो जो राज्य की सरकारें हैं उनको पैसे से अट्रैक्ट करना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा पैसे नहीं मिलेंगे अगर ये नहीं करेंगे, पैसे मिलेंगे अगर ये करेंगे। तो ये जो चीजें हैं प्रधानमंत्री के पास, इनको यूज करनी पड़ेंगी अगर ये रिफॉर्म कराने। कठिन है, सरल नहीं है, रेजिस्टेंस होगा, लेकिन कर सकते हैं अगर प्रधानमंत्री बने और अगर अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको लीवरेज। रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स में एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या इसमें प्रॉब्लम होती है कि रिलोकेट जब आप पॉपुलेशन को करते हो तो वो लोग अपना जहां पे उनके इकोनॉमिक मीन्स होते हैं, उनका घर है, उनका काम है, उससे वो डिसलोकेट हो जाते हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? उसमें कठिनाई है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं राघव, मुंबई में जैसे देखें स्लम्स में लोगों का खाली घर नहीं होता, उनका बिजनेस भी होता है। तो अगर आप वहां से उजाड़ दें उनको तो उनका घर तो जाता ही है लेकिन बिजनेस भी जाता है। लेकिन उनकी इसके लिए स्टेप बाय स्टेप अगर करें तो एक जगह स्लम रीडेवलपमेंट करें, वहां पे लोगों को और कुछ और लोगों को, जैसे चेन्नई का एग्जाम्पल अभी दिया, फिर वहां पे किया जाए। लेकिन मैं जरी साहब से सहमत हूं कि पहले लैंड प्राइस को नीचे करें, वो प्रधानमंत्री के लिए ज्यादा आसान है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट और डिफेंस और इन सब की लैंड
इकट्ठी करें और उसको ऑक्शन कर दें। राइट, सो पहले लैंड की सप्लाई बढ़ाइए, जिसमें हमने कहा FSI की बात करी, जिसमें हमने बात करी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें हमने बात करी कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो। ये अगर 2-3 चीजें होती हैं तो लैंड अवेलेबिलिटी काफी बढ़ती है। उसके बाद रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इज ईजियर। इट्स मुश्किल तो तब भी है लेकिन ईजियर है। तो आपने सुना हमारे विशेषज्ञों ने क्या प्रधानमंत्री के लिए एजेंडा बनाया है। अभी एक 2 पॉइंट और हमारे रहते हैं, वो हम ब्रेक के बाद लेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए thinkindia.in.com, अपने सुझाव दीजिए और बने रहिए। हम वापस आएंगे अपने आखिरी सेगमेंट के साथ। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। वेलकम बैक टू चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और आज हम फोकस कर रहे हैं शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन पे। और इस आखिरी सेगमेंट में हमारे 2 पॉइंट रहते हैं, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 9 जो है वो आम आदमी से बहुत जुड़ा हुआ है। हमारा कहना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को अगर आपको विकसित करना है तो 600 स्क्वायर फीट से कम का जो घर है उस पर स्टैंप ड्यूटी को हटा दीजिए। तो हम कहते हैं अगर वो होता है तो उससे काफी एक प्रोत्साहन मिलेगा अफोर्डेबल हाउसिंग को। और 10वां जो पॉइंट है वो है अर्बन ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि जब शहरीकरण बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी चीज होती है। तो हम कह रहे हैं कि हर 1 मिलियन प्लस 10 लाख का जो शहर है उसमें मेट्रो बनाया जाए। तो ये हमारे 2 पॉइंट है। और हमारे एक साथी यहां पे हैं जिन्होंने हमें वेबसाइट पे अपना सुझाव भी भेजा था, आप बताएं। मेरा तो एक ही पॉइंट कहना है कि जैसे हम बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें प्रॉपर्टी सेक्शन आता है। उसमें जो प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं वो एक लग्जरी अपार्टमेंट्स के बारे में होता है, लग्जरी हाउसिंग के बारे में होता है। लेकिन अगर हमारा जोर ज्यादा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पे होगा तो उन्हें भी पता लगेगा कि हाँ हमारे लिए भी सरकार या डेवलपर्स कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये तभी होगा जब सरकार और डेवलपर्स दोनों साथ आएंगे और उनके लिए कुछ काम करेंगे। ओके, सो आई थिंक आप कह रहे हैं फोकस बहुत होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो फॉर्मल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है जी। अवेलेबल जो है वो सारा इनफॉर्मल मार्केट में, चाहे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो लोग या फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं। तो इनको स्टैंप ड्यूटी दे करके आप एग्जम्पशन दिए, कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। आप कह रहे फायदा नहीं होगा? नहीं, मतलब कहना थोड़ा करना चाहिए। पर जो लार्जर सेक्शन है, दिल्ली में जैसे 70% लोग इस तरह के आबादी में रहते हैं, तो उनके लिए अगर हमने कुछ नहीं सोचा, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, तो शहरों में कभी कुछ नहीं हो सकता। वो आपकी बात ठीक है जी।
मैं मेट्रो के बारे में बोलना चाहूंगी। जो मेट्रो की बात करते हैं हम कि 1 मिलियन शहर पॉपुलेशन वाले शहरों में मेट्रो होना चाहिए, जैसे कि शैलजा जी ने कहा, हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, वो भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन उसी के साथ हमें एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम डेंसिफाई कर रहे हैं सिटीज को, FSI बढ़ा रहे हैं, उसके साथ हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी ट्रांसपोर्ट की। अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में मेट्रो शुरू हुआ था तब कम लोग जा रहे थे, अब इतनी भीड़ हो गई है उसमें कि लोग शायद वापस प्राइवेट व्हीकल पे आ जाएंगे। तो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की बहुत जरूरी है। जी, यहाँ पे मेरी राय ये है कि जस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग, हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि शहरीकरण का मतलब ये है कि वो लोग लैंड शार्क्स वाले जो हैं वो ग्रैब कर रहे हैं, तो उसको उनको अलग कर दें और हम लोग ग्रैब करके उसके ऊपर बड़े बड़े इमारतें बनाएं और उसी से अफोर्डेबल हाउसिंग हो जाएगी। जैसे शैलजा जी ने कहा, पर्यावरण के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। एनर्जी इज अनदर, वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट दैट। और दूसरी बात यह है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि मुंबई और दिल्ली ही शहर जैसे ऐसे नहीं है जिसको डेवलप करते रहें, उनकी भी क्वालिटी उसको इम्प्रूव करना है, जहां पे ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। बाकी छोटे शहरों को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे नए आइडियाज हैं, प्रोवाइडिंग अर्बन सर्विसेज इन द रूरल एरियाज, ऐसी वाली चीजों को भी हमें देखना चाहिए। जी, मैं दोनों पॉइंट्स पे बोलना चाहूंगा। पहली चीज है जो स्टैम्प ड्यूटी हटाने की बात है, तो स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी हम हटा नहीं सकते, बिकॉज पहले ब्लैक मनी इन्वॉल्व है रियल एस्टेट में। और दूसरी चीज, ये छोटे छोटे घर हैं और इन पे मल्टीपल लोग अपना बोलेंगे कि ये हमारा घर है, हमारा घर। सो आप कह रहे हैं ओनरशिप और टाइटल के लिए स्टैम्प ड्यूटी जरूरी है। अनदर थिंग इज, लेकिन कम कर सकते हैं। अनदर थिंग इज द मेट्रो। सो यू सेइंग दैट दे हैव मोर देन, अभी 1,50,000 से ज्यादा घर वो शहर हैं जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो क्या उन शहरों को सही में मेट्रो की जरूरत है, या और दूसरे तरीके हैं बसेस या दूसरे रूट्स हैं जो उनको ज्यादा हेल्प करेंगे? क्योंकि मेट्रो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है और बहुत टाइम लगता है उसको वापस आने में। वो दोनों BRTS वगैरह तो आपको बनाने पड़ेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी। जी सर, ये दोनों चीजें जो है, जो स्टैम्प ड्यूटी की बात होती है यहाँ पे, स्टैम्प ड्यूटी से ज्यादा जो प्रोसेस है एक घर को रजिस्टर कराने में, तो जब घर खरीदने वाला उस प्रोसेस से बचने के लिए बिल्डर को ही कह देता है कि तुम हमारे रजिस्टर कराओ, और बिल्डर उस पे अनाप शनाप पैसे चार्ज करता है। दूसरी चीज जो प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन की ज्यादा जरूरत है। दूसरी चीज जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूरत से ज्यादा हमारे कल्चर के अगेंस्ट हमको दिखता है। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करें। इनफैक्ट ये अर्बनाइजेशन पे भी लागू होता है। हम अर्बनाइजेशन के प्रति जाने को रूरल के अगेंस्ट जाना समझते हैं, तो हमें उस कल्चर पे ज्यादा काम करना होगा। जी, आपने कभी आप नहीं बोले। हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग में बिल्डर्स के प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, इसलिए वो लग्जरी और मिड सेगमेंट की तरफ जाते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी हटाने से बिल्डर्स का कोई फायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने हैं कि कैसे बिल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए, ताकि वो अफोर्डेबल हाउसिंग ज्यादा से ज्यादा बनाए। जहां तक मेट्रो की बात कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि 10 लाख की आबादी बहुत कम है। क्या 10 लाख की आबादी मेट्रो वहां सर्वाइव कर पाएगी? पता लगा कुछ दिनों चली, उसके बाद उसका खर्चे ही नहीं निकल रहे। रेलेवेंट पॉइंट था, लेकिन अजम्पशन ये है कि शहरीकरण इतनी जल्दी बढ़ रहा है कि वो 10 लाख का शहर 10 लाख का नहीं रहेगा। लेकिन आपका पॉइंट वेल टेकन है। हाँ, यहाँ पे आइए। ये बोलना बहुत आसान है कि प्रधानमंत्री को प्रधानी दिखानी पड़ेगी, बट मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मेट्रो बनना बहुत बड़ा बात है। तीन डेडलाइंस ऑलरेडी डिले हो गई है। जो न्यू लाइन बन रही है, कॉम्पेंसेशन कंपनी मांग रहे हैं, और काम अभी चालू नहीं हुआ, और शायद 5 साल से ज्यादा हो गए ऑलरेडी प्रोजेक्ट को प्लान किए हुए। तो मेट्रो को प्लान करना 50+ सिटीज में, एक सिटी में नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा चैलेंज। चलिए, मैं मुंबई में जाता हूँ मोहनदास पाई के पास। मोहनदास जी, आपने सुना, हमारे इतनी प्रभावशाली ऑडियंस है और वो तो कन्विंस नहीं है कि आसानी से हो सकता है। आसानी से क्या हो ही नहीं सकता, प्रधानमंत्री की प्रधानी के साथ भी नहीं हो सकता। राघव जी, अभी तो आम आदमी का समय आ गया है। हाँ। देश भर में आम आदमी का समय आ गया है। हाँ। अगर 600 फीट का एक अपार्टमेंट को नील ड्यूटी करना है, प्रधानमंत्री को करना है, ये तो आम आदमी को भला के लिए होगा। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा करना है, वो आम आदमी के लिए है। तो मैं समझता हूं कि ये सब प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी के नाम पे ही वो राज्य कर रहे हैं। अब आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा तो राज क्यों करेंगे? वो प्रधानमंत्री क्यों बनेंगे? वो कह रहे हैं अमीरों के लिए मुश्किल है, लेकिन करना है। जेरी, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। I entirely endorse Mohan's position. We can't take, if Korea can do it, Brazil में कर सकते हैं, मेक्सिको में कर सकते हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते? क्यों? उन कंट्रीज में भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, सब कुछ है। जी, शैलजा जी। मैं समझती हूँ अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, मेजॉरिटी गवर्नमेंट बने तो ये कई चीज हो सकते हैं। मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बनेगा तो बहुत ही इसके ऊपर अंकुश है। क्वेश्चन जागी। देखिए, अगला गवर्नमेंट जो है वो हाईली अर्बन इन्फ्लुएंस होगा। आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ है।
अर्बन वोट अभी 32-33% है इंडिया में, और वो बहुत पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अगला प्राइम मिनिस्टर अगर अर्बन वोट को इग्नोर करेगा तो वो बचेगा नहीं। तो इसलिए उनको मेरे ख्याल करना से ही और पड़ेगा। अर्बन वोट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए वो विजिबिलिटी भी ज्यादा है। प्रॉब्लम है, लेकिन उनको करवाना ही पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर एम्पावर होंगे। धीरज, फाइनल वर्ड। देखिए, बदलाव तो मुश्किल होता ही है, चाहे इंडिया में हो या कहीं भी हो, लेकिन इसलिए ही एक स्ट्रांग प्रधानमंत्री की जरूरत है, एक डिसाइसिव प्रधानमंत्री की जरूरत है। और इन सुझावों, जो हमने 10 सुझाव दिए हैं, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सोच की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉलिटिकल विल की जरूरत। पॉलिटिकल विल की जरूरत। तो आपने सुना कि स्केप्टिसिज्म तो है हमारी ऑडियंस में, और जायज है स्केप्टिसिज्म, लेकिन होप भी ये है कि अगर मेजॉरिटी आती है गवर्नमेंट की, या प्रधानमंत्री स्ट्रांग आते हैं जो कि इन चीजों को रेकंसाइल करके अपनी अथॉरिटी दिखा सकते हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी, हो सकती या नहीं हो सकती, इनका होना बिल्कुल ही अनिवार्य और जरूरी है। तो जाते जाते फिर एक बार नजर डालते हैं शहरीकरण के 10 पॉइंट एजेंडा पर। Zabda